नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, इन्हें हिरासत को बताया अवैध। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल का आई लव मोदी चलेगा लेकिन आई लव मोहम्मद क्यों नहीं। आगरा में बड़ा हादसा, दुर्गा विसर्जन का जश्न मातम में तब्दील, 13 लोग नदी में डूबे, 3 का शव बरामद। बरेली में जुमे की नमाज से पहले अलर्ट, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले पोस्टर छोड़ो, दिलों में मोहब्बत रखो। सांप्रदायिक तनाव, बुलडोजर नीति और इंटरनेट पर सुरेंद्र राजपूत ने सरकार पर बोला हमला। नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद एक चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया। धुआं धुआं आसमान, रिफाइनरी में लगी भीषण आग, वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। गीतांजलि ने हैबस कॉर्पस याचिका दाखिल की। उन्होंने सोनम की तत्काल रिहाई की मांग की है। इसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और इसमें यही साइट किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए, इट्स बीन 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday. And therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. आपके पिटीशन पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि विदेशों में राहुल गांधी के भारत विरुद्ध बयान चिंताजनक है। चैथम हाउस में उनके भाषण महात्मा गांधी के विचारों के विपरीत हैं, भारत की तीव्र आर्थिक और डिजिटल प्रगति को नजरअंदाज करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने इन बयानों को देश विरोधी शक्तियों का हथियार बताया है, जो कांग्रेस के पतन को दर्शाता है और देश को बांटने का प्रयास है। बात मैं सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। और वो भी इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोकतांत्रिक परिपक्वता और जो विस्तार के सबसे बड़े प्रतीक हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला व्यक्ति लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर बना, उसको वो सरमन दे जो कि अंग्रेजों से दोस्ती करके अंग्रेजों के द्वारा स्थापित होकर और किसी की कृपा से प्रधानमंत्री का पद पाकर पिछले 100 सालों से अपना राजतंत्र येन केन प्रकारेण संरक्षित किए हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में चल रहे आई लव मोहम्मद मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में लोग आसानी से आई लव मोदी कह सकते हैं, लेकिन जब वही जज्बात पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जताए जाते हैं तो विवाद छिड़ जाता है। ओवैसी ने सीधा सवाल किया है कि देश को आप कहाँ ले जा रहे हैं। मैं अगर मुसलमान हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद साहब की वजह से हूँ, उनके आगे या पीछे कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा है कि हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाया तो सब ठीक है, वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के पोस्टर पर रोक लगाई जाती है। इस बयान में ओवैसी ने साफ साफ इस समाज की असमानताओं और धार्मिक भावनाओं के प्रति दोहरे मानकों को उजागर किया है। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे हैं। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप?
आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखापोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं, कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हुए हमले को समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या ये हमला उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश तो नहीं था। इस घटना को लेकर जेल प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सपा सांसद बाबू सिंह ने कहा है कि गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो एक केस में जेल में बंद हैं। उनके साथ जो घटना हुई उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं जेल में नहीं होनी चाहिए। कहीं पर सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है, आपस का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जहां पर वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ करके झगड़ा करा सकती है, वहाँ वो करा रही है। और जैसे लद्दाख की घटना, लद्दाख में जो सरकार ने कहा वही वहाँ के लोगों ने मांग किया और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से लोगों ने अपनी मांग करी और शांतिपूर्वक ढंग से अपना बैठे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने उन पे लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करने के बाद गोली चला दिया, जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई और 70-80 लोग घायल हो गए। गोली सरकार को वहाँ चलानी चाहिए जहाँ कोई अव्यवस्था हो, जहाँ लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग कर रहे थे, वहाँ सरकार ने गोली चला दिया। और सरकार का जब खुद ये मन है कि इस तरह के झगड़े हों, अशांति हो, सांप्रदायिकता। उत्तर प्रदेश के आगरा में खैरागढ़ में उस समय चीखपुकार मच गई जब उंगटन नदी में गुरुवार की दोपहर मूर्ति विसर्जन के दौरान करीब 13 युवक गहरे पानी में डूब गए। एकाएक हुए हादसे से लोग सहम गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने विष्णु नामक युवक को बचा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें अब तक 3 युवकों का शव देर रात बरामद हुआ है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए, ये थाना खैरागढ़ में गांव पड़ता है डूंगरपुर, उसके पास ही में ये उटंगन नदी का पुल है जहाँ पर कि विसर्जन की लिए व्यवस्था की गई थी, मूर्ति विसर्जन की। वहीं ये खुशियापुर गांव के लोग हैं जो कि विसर्जन करने के लिए अपनी मूर्ति लेकर आए थे। तो ये जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर ये गए और ये लोग नदी में विसर्जन करना चाह रहे थे, जिससे उनको मना किया गया। तो इनके द्वारा वहाँ से ये कहकर ये लोग लौटे। ये लोग राजस्थान जा रहे हैं और वहाँ से ये करीब थोड़ी दूर आकर ये जो कि परंपरागत जगह नहीं है उसकी, वहाँ पर ये गली से नदी में आए और वहाँ पर ये मूर्ति विसर्जन कर रहे थे। इसी में करीब 10-11 10-11 लड़कों के डूबने की इसमें सूचना है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 को रेस्क्यू कर लिया है। 1 को रेस्क्यू किया, 3 लोग रेस्क्यू किए थे जो कि हॉस्पिटल में जिनकी मृत्यु हो गई है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। यहाँ पर वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बरेली के मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जुमे की नमाज से पहले बरेली के मुस्लिम नागरिकों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि शहर में अमन चैन है,
कहीं कोई विवाद नहीं है, सभी मुसलमान भाई अमन चैन बनाए रखें। आज फिर जुमा है, तो जुमे के दिन मैंने तमाम लोगों से अपील की है और अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं या अपने जिस कारोबार से वाबस्ता हैं उस कारोबार में मुनहमिक हो जाएं, मशगूल हो जाएं। किसी भी एतबार से भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स या कोई संगठन बुलाता है तो कतन उसके प्रोग्राम में शिरकत न करें। धरना प्रदर्शन, एजिटेशन करना, बैनर लगा करके हुआ हल्ला करना, शोर शराबा करना, नारेबाजी करना, ये तमाम चीज़ें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी शिक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हमेशा अपने विरोधियों से समझौता किया और कभी भी कोई विवाद तनाज़ा पैदा नहीं किया। तारीख़ इस्लाम में दो वाक़े बहुत अहम हैं। एक सुलह हुदैबिया का वाक़या जहाँ पर मक्का के विरोधियों से पैगम्बर इस्लाम ने समझौता किया, और दूसरा मीसाक़ मदीना के नाम से जाना जाता है, जो मदीना में दो कबीले थे जो विरोधी थे पैगम्बर इस्लाम के, उनसे भी समझौता किया। और पैगम्बर इस्लाम कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने, बुलडोजर का दुरुपयोग करने और इंटरनेट बंद कर लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों को विफल बताया और बेरोजगारी, आर्थिक घाटा तथा विदेशी दबाव के आगे झुकने की आलोचना की है। राजपूत ने यूपी में दलितों पर अत्याचार और हिरासत में मौतों के मामलों में आंकड़ों की गड़बड़ी का भी मुद्दा उठाया और भाजपा पर नकारात्मक आंकड़ों को छुपाने व उसमें गर्व दिखाने का आरोप लगाया है। सरकार निकम्मी है। सरकार की निकम्मापन, शासन प्रशासन का निकम्मापन है कि इस वक्त इतने दिनों के बाद भी घटना के आज भी इंटरनेट बंद है। क्या छुपाना चाहती है सरकार और किस पर बिल्डोजर की कार्रवाई करना चाहती है सरकार? अगर अवैध निर्माण है तो कोर्ट से आदेश आया है क्या? जिस तरीके से सरकार लगातार चीजों को तनावग्रस्त रख करके हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो भला हो हम दोनों कम्युनिटी का साधुवाद देते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है सरकार के कहने से भी। आप जितना भी जुल्म कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों, ये देश, ये समाज, ये लोग और बरेली के लोग आपको करारा जवाब देंगे। जिस तरीके से भी आप अवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीजें इतिहास में दर्ज किया जाएगी और कहीं ना कहीं और कभी ना कभी कानून इसका संज्ञान जरूर लेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। ये संविधान को कहाँ मानते हैं? ना भारतीय जनता पार्टी वाले मानते हैं और न ही इनका शासन प्रशासन मान रहा है। अगर कोई चीज कोर्ट में सब जुडिशियस है, अगर कोई चीज पे फैसला आना बाकी है, तो किस तरीके से यह सबका हिसाब होगा? देखिए, ये जो ओवैसी साहब हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। मोहम्मद साहब से मोदी का क्या मुकाबला है? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मोदी और मोहम्मद को ये एक साथ जोड़ना चाहते हैं? ओवैसी ये कहना चाहते हैं क्या? इतने यूपी के नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बरेली जाने की घोषणा पर पुलिस ने उनके आवास पर ही उन्हें नजरबंद कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद बुधवार देर रात कस्बा टुटमुलापुरा स्थित हरिजन कॉलोनी में अपने निवास पर पहुंचे थे, जहां आते ही आज़ाद ने सोशल मीडिया पर गुरुवार सुबह बरेली जाने की पोस्ट की थी। पोस्ट में लिखा था कि वो बरेली जाकर वहां की घटनाओं का जायजा लेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पहले अधिकारियों में और आम जनता में सामंजस्य बनता था चीजों को संभालने के लिए। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो लोग विरोध करेंगे। विरोध का भी एक अस्त्र होता है, एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पे लगा रहे हैं और फिर लाठीचार्ज हो रहा है। 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए हैं, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ है। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी है। हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में
कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा है। हमारे सामने फतेहपुर उसका उदाहरण है कि वहां मकबरे पे क्या हुआ था। ये जो भय का माहौल वहां बना है, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया था। 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के साए हैं। बुरा ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी बीच मुख्यमंत्री पद के लिए एक सर्वे किया गया, इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिसर्च एजेंसी सी वोटर्स ने सितंबर में सर्वे किया, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए जनता के पहली पसंद के रूप में तेजस्वी यादव का नाम सामने आया। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल है। चुनाव को देखते हुए इस साल फरवरी महीने से ही सर्वे चल रहा है। बिहार में पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के सर्वे में तेजस्वी यादव लगातार टॉप पर बने हुए हैं। हालांकि उनकी रेटिंग में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। तेजस्वी 40% से गिरकर अगस्त में 31.3% पर आ गए, लेकिन सितंबर में रेटिंग थोड़ा बढ़ी है। उन्हें ताजा सर्वे में 35.5% वोट मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो अगस्त महीने तक उनकी रेटिंग भी धीरे धीरे कम हुई। वो 18 से 14% पर आ गए हैं, लेकिन सितंबर महीने में उनकी लोकप्रियता थोड़ी बढ़ी है। सी वोटर्स के सर्वे में उनकी रेटिंग 16% हो गई है। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उन्हें फरवरी में 14.9% वोट मिले थे। वहीं जून में 18.2% लोगों की पहली पसंद थे। उन्हें सितंबर महीने में 23.1% मिले हैं। वो नीतीश को पीछे छोड़ सर्वे में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कई बच्चों की वायरल फीवर के बाद किडनी खराब होने से मौत हो गई। ये एक दर्दनाक घटना थमने का नाम नहीं ले रही। छिंदवाड़ा में गुरुवार की देर रात हुई एक मौत में को मिलाकर अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। प्ररिया एसडीएम ने बताया कि अभी हमने प्रिकॉशनरी तौर पर यह कार्रवाई की है। हमारे पास 1420 बच्चों की लिस्ट आई है जो सर्दी, बुखार और जुकाम से ग्रसित हैं। में अब तक कुल कितने बच्चों की मौत की खबर आपके पास आई जानकारी? जी, अभी तक तो रिसेंट में हमारे पास 7 की खबर थी, पर अभी पता चला है कि 9 हुई है। हो सकता है प्राइवेट में हुई हो, तो एसडीएम साहब के बाद 9 का आंकड़ा है अभी, तो 9 डेथ हुई है। जी सर, इसको लेकर तो ये बात आ रही थी जो कफ सिरप जो प्रतिबंधित किए गए हैं, ये कौन कौन से कफ सिरप है और उस पर क्या संभावना जताई जा रही है सर? जी, जो मौतें हुई है और जो किडनी इंजरी से पेशेंट है, उनमें ये जो कफ सिरप है, कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप है, जो सभी ने बताई है कि यही कफ सिरप जिम्मेदार है, ऐसा बोल रहे हैं। पर ये सब जांच का विषय है, क्योंकि ऐसा है कि जो किडनी इंजरी हो सकती है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हेवी मेटल्स हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उसके साथ साथ कोई ड्रग्स हो सकती है और कोई पॉइजन हो सकता है या टॉक्सिन हो सकता है। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों को लेकर कहा है कि जब कभी भी राहुल गांधी बाहर गए तो वो अपनी बात कहते हैं। वो वही बात कहते हैं जो यहाँ सदन के अंदर या बाहर बोलते हैं, वो नई बात नहीं बोलते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वो यहाँ बोलते हैं वो दुनिया नहीं सुनती है। भाजपा का कहने का कुछ नहीं, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं जिससे जनता भ्रमित हो जाए। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया के एक विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में भारत के लोकतंत्र पर गंभीर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हर तरफ से हमला हो रहा है। ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब कभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। और आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है। कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात है जो यहाँ बोलते हैं वो वही बोलते हैं। तो ये जो इनके पास कहने कुछ है नहीं, इसलिए ये इस प्रकार की बात करते हैं जिससे कि जनता भ्रमित हो जाए कि वास्तव में राहुल जी को विदेश में जाके क्या भूल गए वो। मेरा मानना है कि मोदी जी ने खुद ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के पहले हालात ये थे देश के अंदर कि लोग कहते थे हम किस मुल्क किस घड़ी में पैदा हुए, ऐसा कुछ शब्द बोले थे वो इस देश के अंदर कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है। और पता नहीं ऐसा सब काम लिए जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था उस वक्त में कि कहाँ हम पैदा हो गए, इस प्रकार से मायने उसके ये थे। तो
अगर मुल्क के बारे में ये कहें 14 के पहले कुछ नहीं था मुल्क, हमें पैदा ही क्यों हुए, तो आप सोच सकते हो कि उनके मायने क्या थे। तो पब्लिक को इस प्रकार भ्रमित करने का काम इसलिए करते हैं, ये बहुत घबरा गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तकरार चल रही है। कांग्रेस नेता इसे आंकड़ों का मायाजाल बता रहे हैं, वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार इसे उपलब्धि के तौर पर मानकर तत्कालीन सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ी कर रही है। गृह मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता खासतौर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस मामले में पश्चाताप करते हुए डोटासरा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि एनसीआरबी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए 2023 के, उससे कांग्रेस को एक आईना दिखाने का काम हुआ है। और मैं ये समझ सकता हूं कि कांग्रेस के समय पर अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा था और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध के ग्राफ में भारी कमी देखने को मिली है, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान को रेपिस्तान घोषित किया गया था। जब रोटी मांगती हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहा था, जब बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में इन अपराधों में भारी कमी देखने को मिलती है। और कोई किसी कारणवश कोई अपराध घटता है तो तात्कालिक रूप से पुलिस कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है। यही तो अंतर है। अब कांग्रेस के लोग अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। अमेरिका के पश्चिमी तट की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक शेवरॉन की एल सेगुडो रिफाइनरी में आग लग गई। आग की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इसके लिए कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें काफ़ी ऊपर तक उठती दिखाई दी। हालांकि जानकारी के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस काउंटी की सुपरवाइजर हॉली मिशेल ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग रिफाइनरी के सिर्फ एक ही हिस्से में लगी थी, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक स्थानीय अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचने के बाद आग सिर्फ एक हिस्से तक ही सीमित रही। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। भारत में भी रिफाइनरी में आग की घटना हो चुकी है। नवंबर 2024 में गुजरात के वडोदरा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में आग लग गई थी। एक स्टोरेज टैंक में विस्फोट के बाद आग फैल गई थी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके 2 दिन बाद मथुरा की रिफाइनरी में आग लगी थी। इस साल जनवरी में चीन की सिनोपेक रिफाइनरी में आग लग गई थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आगे खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।